कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। उत्पत्ति शब्द। एग्रीकल्चर शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द एग्रो यानी एगर, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने, से हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। चित्र 4.1 आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के किन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ये आपका आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, मकर रेखा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, कर्क रेखा, प्रशांत महासागर, नीचे दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका। ये कृषि भूमि का विश्व वितरण दिखाया गया है। चित्र 4. क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और एक कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों की वाणिज्य पालन यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से नियमित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर रक्षा कृषि या अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। एग्रो प्लस कल्चर, सेरी प्लस कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, विटी प्लस कल्चर, हार्टी प्लस कल्चर, ये आपके बन जाते हैं रूल। कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई। ये चित्र 4.2 में भूमि की कृषि पद्धति। पहले जुताई, बुआई, छिड़काव से फसल ये निर्गत हो गया। प्रक्रम होते हैं। निवेश में आप मशीनरी के ट्रैक्टर, बीज और रसायन का उपयोग करते हैं। चित्र 4.3 में भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। मानवीय निवेश, रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडार। भौतिक निवेश में सूर्य प्रकाश, तापमान, ढाल, मृदा, वर्षा।
सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की स्तर के आधार पर कृषि दो प्रकार में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। रोचक तथ्य। जैविक कृषि। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचरण शामिल हैं। चलवासी पशुचरण कृषि इसमें शामिल किए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसवा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में की जाती है? नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोक्का ब्राजील में, अल्दांग मलेशिया में। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रियाओं स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक कुछ मुख्य भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। चित्र 4.4 में चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। चित्र 4.5 में गन्ने का रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक
उद्देश्यों से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्षा काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के इसके कुछ उदाहरण हैं कि चित्र 4.6 केले के रोपण कृषि। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चित्र 4.7 में चावल की कृषि। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल का युक्त जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में वर्षा के 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के वर्धन काल के मध्य तापांतर एवं वर्षा के शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। चित्र 4.8 में गेहूं का शस्य कर्तन। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाती है। यह और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी। भारत चित्र 4.9 में बाजरे की कृषि दिखाई गई में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का, क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसके विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती हैं। कृषि 4.10 में मक्के की कृषि दिखाई गई है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पालारहित दिनों के तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के लिए अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास की कृषि चित्र 4.11 में दिखाई गई है। रोचक तथ्य,
कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम के एक अरबी वासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरी को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदारहित पौधों की फलियों को चखकर देखा जिन्हें उसकी बकरी प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु से सुअपवहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती हैं। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। चित्र 4.12 में कॉफी की कृषि दिखाई गई है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चूसने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण वृद्धि चित्र 4.13 में दिखाया गया है। कृषि का विकास, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाएं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास में एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोत पर समांतर जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती हैं। बड़ी जोत वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों की क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को सुविधा उपलब्ध हो। भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद का एक छोटा सा गांव मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों में एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने चित्र 4.10 में खेत जोतते किसान दिखाए गए हैं। खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें और कुछ मुर्गियां
भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधारण के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसान के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत के खेत चित्र 4.15 में दिखाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूने को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन। संयुक्त राज्य अमेरिका 4.16 संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म दिखाया गया है। 4.17 में कीड़ानाशकों का छिड़काव दिखाया गया है। ऊपर से जहाज से छिड़काव कर रहे हैं। समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार भी करोड़ों मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह। चित्र 4.18 संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म में मशीनीकृत खेती।